Hello, dear bankers. I, Diksha Sharma, welcome you all on this Adda platform. So, if you are preparing for CAP Summer 2026, तो ये सीरीज कैब ऑन द गो आपके लिए है क्योंकि यहाँ हम आपके बीएफएम के सिलेबस को इस तरह से कवर कर रहे हैं दैट विद इन 50 लेक्चर्स हम आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखने को मिले हैं उन्हें हम यहाँ कवर कर पाएं ताकि आप इस सीरीज के थ्रू एटलीस्ट 50 मार्क्स सिक्योर कर पाएं। तो ये इस सीरीज का 16th लेक्चर है जहाँ मॉड्यूल ए से द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फिनटेक एंड इवोल्यूशन ऑफ अ फिनटेक इन इंटरनेशनल बैंकिंग जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ रिगार्डिंग योर प्रीवियस ईयर पेपर्स। देखिए, अगर आप कोई भी कैब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप अपने प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनको डिटेल में उनके एनालिसिस करिए। क्यों? इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आप जो भी एग्जाम पैटर्न है उसे अच्छे से समझ पाते हैं। आपको पता चलता है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है या फिर कौन से मॉड्यूल पे ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा कितना परसेंटेज आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं या केस स्टडीज आती हैं। तो ये सारा एनालिसिस जब आप कर पाते हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा बेटर कर पाते हैं। इसी तरीके से अगर आप कैब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके इस हमारी वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। वेबसाइट पे जाकर यू विल फाइंड दिस पेज। ठीक है, इस पेज पे आपको क्या मिलेगा? इस पेज पे आपको मिलेंगी फ्री ई बुक्स। यस, दीज ई बुक्स जो है वो आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इन डिटेल्स को फिल करने के बाद आप इन ई बुक्स को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको इन ई बुक्स में क्या मिलेगा? आपको इन बुक्स में मिलेगा सारे कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स, और इसके साथ आपको मिलेंगे यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज, और आपको मिलेगा यहाँ पे कैब का डिटेल सिलेबस। तो जल्दी से जल्दी इन ई बुक्स को डाउनलोड करिए ताकि आप अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसको एक स्ट्रीमलाइन कर पाएं और ये ई बुक्स के थ्रू उन्हें और स्ट्रॉन्ग कर पाएं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजी के ऊपर। सी, वी ऑल नो दैट कि एज वी आर एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में आने के बाद जहाँ पे हम बिजनेस इंटरनेशनली कर रहे हैं वहाँ हमारी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस है वो भी क्या हो रही है, इंटरनेशनली हो रही है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम कंपेटिटिव मार्केट में एक compete कर पाएं और एक एज डेवलप कर पाएं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आज के टाइम पे चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में उसे हम इम्प्लीमेंट करें ताकि हम जो है एक बेटर फाउंडेशन दे पाएं सो दैट अदर कंट्रीज ऑल्सो वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन आर कंट्रीज और यहाँ पे आके बिजनेस करना चाहे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ फिनटेक। देखिए, द वर्ड फिनटेक इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज योर फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे आपकी जो फाइनेंस है, जस्ट वेट, यस, ओके, सो जहाँ पे जो आपका फाइनेंस है इट इज मींस फाइनेंशियल सर्विसेज एंड योर टेक्नोलॉजी मींस दी वट एवर जो टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल है फॉर प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं? जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर सके इन अ ईजी फॉर्म, फास्टर फॉर्म, एक्यूरेटली और एफिशिएंटली, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिनटेक। फिनटेक सिंपली मीन्स जब आप अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड की जगह, ओके, ट्रेडिशनल जो भी आपके पास मेथड्स हैं उन मेथड्स की जगह यू आर फॉलोइंग द टेक्नोलॉजी। ठीक है, इनोवेटिव तरीका इस्तेमाल करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फिनटेक। फॉर एग्जांपल, आज के टाइम पे इफ यू वांट टू ट्रांसफर फंड तो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो? अपने मोबाइल फोन से अपनी कोई भी जो है यूपीआई ऐप होगी या फिर किसी भी ऐप से आप क्या कर सकते हो? पेमेंट कर सकते हो। Now what is the nature of this fintech? See, जो fintech है it is it may be in the form of a software, it may be in the form of online services, या फिर कोई भी बिजनेस ने अपने एक स्पेसिफिक मॉडल तैयार किया है जिसमें वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि जो भी पुरानी ट्रेडिशनल तरीके हैं सर्विसेज प्रोवाइड करने के, उन्हें अब क्या किया जाए? या तो उन्हें इम्प्रूव किया जाए या उन्हें रिप्लेस किया जाए विद द इनोवेटिव थिंग्स। नई नई तरीकों से, जो नई टेक्नोलॉजी है, नई इन्वेंशन है, उसके साथ इसे क्या किया जाए? रिप्लेस किया जाए। ठीक है, जैसे कि अब आपको बैंक ब्रांच में विजिट करने की जरूरत नहीं है, आप बिना विजिट किए भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। ये फैसिलिटी अब अवेलेबल है।
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर मीनिंग ऑफ फिनटेक। चलिए अब बात करते हैं स्कोप ऑफ फिनटेक। देखिए जो फिनटेक है उसका दायरा क्या है। उसके दायरे की अब देखो कोई लिमिट नहीं है। प्रीवियसली हम देखते थे कि जो भी आपकी इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए बैंक है या कोई क्रेडिट यूनियन है या इन्वेस्टमेंट बैंक है, ये अपनी सर्विसेज आपको मैनुअली प्रोवाइड करते थे। लेकिन अब चाहे बैंक है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं, क्रेडिट यूनियंस हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक है या कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये सारे जो पहले ट्रेडिशनल तरीके से आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, अब दे हैव कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल फॉर्म। अभी आपको डिजिटली क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे जिससे आप ज्यादा कन्वीनियंट फील करते हो। अब इसके हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। सो देखिए जो फिनटेक है, दैट इज टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो हर सेक्टर में भरपूर किया जा रहा है। ठीक है, ना सिर्फ बैंकिंग में, इवन इन इंश्योरेंस कंपनी, कैपिटल मार्केट और आपकी जो है इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इवन आपके रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी जो है फिनटेक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, कैसे आइए देखते हैं। इन्वेस्टमेंट में आप देख लीजिए कि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट बोरो करनी है या फिर फंड इन्वेस्टमेंट करनी है, आप ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है, डिजिटली कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई एडवाइस लेनी है, सी अगर आप पहले क्या होता था, कोई इंडिविजुअल होता था, ये नॉर्मली आपके पास एक्सपर्ट रहता था मार्केट में, जो आपको पूरी मार्केट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे, जिसके बेसिस पे आप क्या लेते थे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते थे। लेकिन अब आपके पास क्या है, आपके अब आपके पास वेरियस टूल्स है। फॉर एग्जाम्पल AI है आपके पास। ठीक है, डाटा एनालिटिक्स है, जो क्या करते हैं, आपको डेटा इन्फॉर्मेशन को डिटेल में कलेक्ट करके एनालाइज करके आपको ये सजेस्ट करते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है इंश्योरेंस। अब आप डिजिटली इंश्योरेंस को परचेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कैपिटल मार्केट की, तो अब आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके क्या कर सकते हो, ऑनलाइन स्टॉक की परचेज एंड सेल कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके बाद बात करें बैंकिंग की, तो बैंकिंग तो डेफिनेटली अपनी बहुत सारी सर्विसेज जो है वो डिजिटली कर चुके हैं, जैसे कि आपको अकाउंट ओपन करना है, फंड ट्रांसफर करने हैं, विड्रॉल करना है। ठीक है, इसके अलावा वो आपको फैसिलिटीज कैसी दे रखी है, आपको आप जो है यूपीआई के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू और इवन आप डिजिटल वॉलेट्स भी कैरी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। इसके अलावा जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है वो हेल्प करती है कि वो रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकती है प्रीवियसली, उसके होने से पहले, और उसे आप प्रिवेंट भी कर सकते हो। कैसे, वो कोई भी ट्रांजेक्शन जो होते हैं उनके पैटर्न को चेक करती है, उसमें कोई भी अनयूजुअल थिंग होती है तो उसको आइडेंटिफाई करके जो भी आपकी अथॉरिटीज है उनके फ्रंट में लेकर आती है। ठीक है, तो वेरियस कंपनी आर यूजिंग अ एआई बेस्ड रिस्क एनालिसिस। इसके अलावा वो आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी क्रेडिट स्कोरिंग को भी चेक करती है, उसको आपको बताती है कि वो कितने ज़्यादा क्रेडिट वर्दीनेस है। दिस इज हाउ दे आर हेल्पिंग द कंपनीज इन रिस्क मैनेजिंग। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसके पर्पस की। तो इसका पर्पस क्लियर है। इसका पर्पस ये है कि आपके कस्टमर को एक कन्वीनियंट सर्विस प्रोवाइड करना जहाँ पे वो फुली सेटिस्फाइड हो आपसे, और आप ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करें जहाँ पे आप जो है वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाए। देखिए ह्यूमन बीइंग को तो कितनी जो है थक सकता है। ठीक है, ही इज नॉट वेल सम टाइम, और वो हर बार वो इक्वली परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे क्या क्या रूल आता है आपका, मशीन्स का, टूल्स का, दैट इज योर टेक्नोलॉजी का आता है, जो कि हमेशा आपको एक्यूरेट एंड एफिशिएंटली आपको परफॉर्म करके देती है। सो यहाँ पर आप क्या करते हो, यू आर यूजिंग दी फाइनेंशियल ऑटोमेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज रादर देन यूजिंग दी ओल्ड मैनुअल सर्विस। जहाँ पे पहले आप क्या करते थे, मैनुअली जो आप प्रोवाइड करते थे जो टेक्नो सर्विसेज, अब आप वो क्या कर रहे हो, ऑटोमेटिक फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हो। आप ये सर्विसेज जो है फास्टर और कन्वीनियंट फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हो, जिससे आपके कस्टमर को जो है बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस फील हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कि अब आपको बैंक में खड़े रहने की जरूरत नहीं है लाइनों में, कि मुझे विड्रॉल करवाना है या सबमिशन करवाना, डिपॉजिट्स करवाने हैं। अब आप अपने मोबाइल के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, फंड्स को विड्रॉल करवा सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर पर्पस ऑफ फिनटेक। चलिए अब बात करते हैं कि जो भी फिनटेक है उसका बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट है। देखिए बैंक्स में हम देखते हैं कि आज के टाइम पे जो बैंक्स है वो बहुत सारे डिजिटल टूल्स को इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कि उनकी सर्विसेज को वो जो है वो क्विक फॉर्म में, कन्वीनियंट फॉर्म में अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, जैसे कि वो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर वो क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा ये बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि अब आप देख सकते हो कि जो कस्टमर्स हैं उनके अकाउंट्स में उनके साथ आप 24 घंटे लिंक रह सकते हो, 24/7 आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, इवन उनको आप इन्फॉर्म भी करते रहते हो, अकाउंट में कुछ बैलेंसेस अप डाउन होता है, क्रेडिट डेबिट होता है, तो चैट बॉक्स के थ्रू आप उनको इन्फॉर्म करते रहते हो। ठीक है, इसके अलावा आपके जो कस्टमर है वो रियल टाइम में अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं। कैसे, आप अपने फ़ोन उठाइए, बैंकिंग ऐप खोलिए और चेक कर सकते हैं कि क्या स्टेटस है, कितना अमाउंट डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है,
कितनी ट्रांसफर आई है आपके पास, तो ये सब आप रियल टाइम में जाके चेक कर सकते हो। आपको बैंक में जाके चेक करने की जरूरत नहीं है कि अपनी आप पासबुक को अपडेट करवाएंगे देन यू विल लेट टू नो, ठीक है। इसके अलावा जो भी मोबाइल बैंकिंग एप्स है वो आप कभी भी किसी वक्त भी क्या कर सकते हो, कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो यहाँ पे फिनटेक प्रोवाइड करता है वो है फ्रॉड डिटेक्शन। देखिए जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है वो क्या यूज़ करती है, मशीन लर्निंग। आपकी जो कंपनीज हैं या बैंक्स हैं वो क्या यूज़ करते हैं, दे यूज़ अ मशीन लर्निंग, क्या करने के लिए, कस्टमर की जो भी ट्रांजेक्शन है उनके पैटर्न को एनालाइज करने के लिए। देखिए आपके जो कस्टमर है, जब आपके पास बहुत टाइम तक वो आपके साथ डील करते हैं तो आपको उनके पैटर्न समझ आता है कि हाँ ये यूजुअली डिपॉजिट्स करवाते हैं, या फिर ये करंट अकाउंट है तो उनकी ट्रांजेक्शन इतने लिमिट की है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक कस्टमर है बैंक में, ठीक है, बैंक में आपका एक कस्टमर है, उसका नाम राम है। राम के पास कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट है। अब जो राम का करंट अकाउंट है उसमें जो ट्रांजेक्शन रहती है उसमें उसका जो रेंज रहता है, लेट्स से वो 50,000 से लेकर 1 लाख तक उसकी रेंज रहती है। बट अभी कुछ दिनों पहले आपने फाइंड किया कि जो ये ट्रांजेक्शन जो 50 से 1 लाख के बीच में रेंज करती थी वो एकदम से 5 लाख पे चली गई, ठीक है। एंड फिर आफ्टर 2-3 डेज इट वाज 10 लाख। तो अब ये जो अनयूजुअल पैटर्न आपको देखने को मिला है, इसे जो ये आपका एआई है या फिर आपकी फिनटेक टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, ये ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट कर कर ये अलर्ट सेंड करती है और उस ट्रांजेक्शन को ब्लॉक कर देती है, जिससे कि आप रिस्क को पहले ही प्रिवेंट कर लेते हो, ठीक है। हो सकता है ये रिस्क ना भी हो सकता है ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन हो, तो कोई बात नहीं, क्लैरिटी मिल जाती है, लेकिन एटलीस्ट अगर ये रिस्क हुआ तो यहाँ पे आप प्रिवेंट कर सकते हो इसको, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कि ये फिनटेक जो है इसका इवोल्यूशन इंटरनेशनल बैंकिंग में कैसे हुआ। फिर जो ट्रेडिशनल तरीके से बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से कन्वर्ट हुआ आपकी टेक्नोलॉजी बेस्ड बैंकिंग सिस्टम में। तो देखिए इसकी शुरुआत होती है हमारी 1866 से, ठीक है, जहां पर सबसे पहले केबल वायर का इस्तेमाल किया गया फ्रॉम न्यूयॉर्क टू लंदन, जहां पर इन केबल वायर्स के थ्रू जो है ऑब्जेक्टिव क्या था इनका, इनका ऑब्जेक्टिव था कि जो भी आपकी फाइनेंशियल कम्युनिकेशन होगी उसे क्या करना है, फास्ट करना है। इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कम्युनिकेशन होगी उसे क्या करना है, फास्ट करना है। तो इसे हम कह सकते हैं यहाँ पे हम इट इज अ मार्क्ड एज अ बिगनिंग ऑफ अ फिनटेक 1.0। तो यहाँ से बिगनिंग होती है आपकी फिनटेक की, ठीक है। सेकंड आपके पास जो आया इवोल्यूशन में स्टेज आई आपकी, वो है 1918 में, जहाँ पे फेड वायर। फेड वायर क्या है, ये एक तरह का पेमेंट गेटवे है, ठीक है। इट इज़ अ पेमेंट गेटवे जिसके थ्रू आप क्या करते हो, पेमेंट जो है इंटरनेशनली सेंड करते हो, जहाँ पे फंड्स को क्या किया जाता है, इंटरनेशनली सेंड किया जाता है। तो बेसिकली फंड्स को सेंड कैसे किया जाता है, मान लीजिए कि इंडिया में कोई बैंक है B1, ओके, और यहाँ पे यूएसए में कोई बैंक है B2। अब इंडिया ने क्या करना है, इंडिया ने अपना एक कस्टमर है जो कि यूएसए में सेटल्ड है, उन्हें क्या करने हैं, 1 लाख रुपीज सेंड करने हैं। कस्टमर जो है मान लीजिए उनका नाम क्या है, राम, ठीक है। इस राम, जो राम नामक प्राणी है, उनको क्या करना है, इंडिया ने फंड सेंड करने हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इंडिया जो है वो इंस्ट्रक्शन देगी यहाँ पे यूएसए के बैंक को, ठीक है। यहाँ पे इंडिया का अकाउंट होगा, यहाँ पे एक मैसेज आएगा, फाइनेंशियल मैसेज, यहाँ से ट्रांसमिट होगा इंडिया से यूएसए के बैंक में। ये फाइनेंशियल मैसेज जो होगा ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, ठीक है। यहाँ पे कोड्स, जिसे हम बोलते हैं मोर्स कोड्स, को इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया, जिसमें डॉट्स एंड डैशेस को इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया, एक मैसेज फ्रेम किया। लेट से उन्होंने लिखा है कि इतना अमाउंट मेरे अकाउंट से डेबिट करके राम के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। ये मैसेज जो है ये फाइनेंशियल मैसेज वहाँ ट्रांसमिट होता है, जिसके थ्रू वहाँ से पेमेंट होती है, ठीक है। डायरेक्टली कुछ फंडिंग ऐसे नहीं होती है, ठीक है। सो ये यहाँ पे इनिशिएट किया गया। फिर 1915 में डेबिट कार्ड्स आए, ठीक है, या क्रेडिट कार्ड्स आए, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स का क्या किया गया, इनिशिएट किया गया। यहाँ पे आपकी जो पेपर मनी हुआ करती थी पहले, उस पेपर मनी की जगह पे अब प्लास्टिक मनी ने जगह ले ली। प्लास्टिक मनी जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगी लोगों को ट्रांसफर फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए, पेमेंट्स करने के लिए, ठीक है। और जो आपके फेमस जो स्टार्टिंग में आपके क्रेडिट कार्ड्स आए थे उनका नाम क्या है, द नेम इज डाइनर क्लब एंड अमेरिकन एक्सप्रेस, जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे वाइडली, सो दैट द ट्रांजेक्शन कैन बी मेड मोर कन्वीनियंटली। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट वी आर हैविंग एटीएम। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो हमारी जो फिनटेक है उसमें एक और स्टेज आई, जहाँ पे जिसको हम बोलते हैं फिनटेक 2.0, जहाँ पर हमने देखा कि एटीएम जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। एटीएम दैट मीन्स ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बार्कले ने क्या किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट एटीएम को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो आपके कस्टमर है वो किसी भी वक्त क्या कर सकते हैं, फंड्स एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली विजिटिंग द बैंक ब्रांच। और
और इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, या फिर वी कैन से कि ये एक ऐसी फेज आई जहां पर हमने देखा कि हमारी जो एनालॉग बैंकिंग है वो डिजिटल बैंकिंग की ओर शिफ्ट होना शुरू हो गई। ठीक है, एनालॉग बैंकिंग मीन्स अ बैंकिंग सिस्टम जहां पे मैनुअली काम होता था, पेपर बेस्ड काम होता था। सो इट इज मार्क्ड एज अ बिगनिंग ऑफ फिनटेक 2.0। इसके बाद इसी ईयर में कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई। क्या डेवलपमेंट्स हुई, इसके अलावा इस ईयर में डिजिटल स्टॉक एक्सचेंज को भी ओपन किया गया। ठीक है, जहां पर ट्रेडिंग जो है अब वो ऑनलाइन की जाती थी, इंस्टेड फिजिकली आप स्टॉक एक्सचेंज में आपके जो ब्रोकर है और इन्वेस्टर आपस में मीट करते रहे, इंस्टेड यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज अ ऑनलाइन, एवरीथिंग इज डन ऑनलाइन। फिर हमारे पास यहाँ पे एक और पेमेंट गेटवे आया, दैट इज अ स्विफ्ट चैनल, जिसमें आप क्या कर सकते हो, सिक्योर तरीके से, ओके, सिक्योर तरीके से आप फाइनेंशियल मैसेज जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हो टुवर्ड अनदर अनदर नेशन। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, इसी पीरियड में इंटरनेट और कंप्यूटर का यूसेज होना बहुत प्रोमिनेंटली यूज हो गया। ऑल द बैंक्स आर स्टार्टिंग यूजिंग दीज computers and internet so that they can provide a ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज टू द कस्टमर्स। फाइन, चलिए फिर 2008 में फिनटेक 3.0 का जो है वो इट मार्क्ड एज अ बिगनिंग ऑफ फिनटेक 3.0, जहां पर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से लोगों का जो इंटरेस्ट है वो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से थोड़ा कम हो गया, बिकॉज लोगों को काफी नुकसान हुआ। तो यहाँ पर इट मार्क्ड एज अ बिगनिंग, जहाँ पे बोला गया कि फिनटेक कंपनीज को और इनकरेज किया जाए, डेवलप किया जाए और उनको उनकी ग्रोथ पे जो है फोकस किया जाए। ठीक है, फिर 2019 में क्रिप्टो करेंसी आई और डिजिटल पेमेंट जो है वो इनिशिएट करनी शुरू कर दी। आपके बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसीज का इनिशिएशन हुआ 2009 में। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे कि एप्पल या गूगल, उन्होंने क्या किया, अपने खुद के डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है स्टार्ट करे, जैसे कि गूगल पे या फिर एप्पल पे। फिर 2010 में हम वी कैन से इट इज़ अ फिनटेक 3.5, जिसको हम कह सकते हैं कि अब वो ग्रो कर रहा है। एशियन कंट्रीज जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है अपना रोल इन डेवलपिंग दीज फिनटेक कंपनीज या फिर टेक्नोलॉजी को, और ये एक्सपैंड कर रही है रैपिडली बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस, बैंक्स या फिर और इन्वेस्टर्स की वजह से। ठीक है, तो अब जो फोकस है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, अब फोकस, पहले क्या फोकस था कि हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है बैंकिंग में। अब सोचा जाता है कि टेक्नोलॉजी को इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि हम अपनी रियल लाइफ में जो भी हमारे वर्क हैं, उसे हम प्रोसेसेस हैं उनको क्या कर सकें, हम इजी बना सकें। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड बिजनेस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए अब जो है फिनटेक की ओर देखा जा रहा है। तो ये है इवोल्यूशन ऑफ फिनटेक इन इंटरनेशनल बैंकिंग। अब बात करते हैं व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडिया। तो इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया जो है वन ऑफ द हाईएस्ट फिनटेक अडॉप्शन रेट के साथ जो है अभी वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं। कैसे, इस वक्त इंडिया में 2100 फिनटेक कंपनी है जो ऑपरेट कर रही हैं, और इनमें से 67% ऐसी कंपनीज हैं आउट ऑफ दीज जिन्होंने पिछले 5 ईयर में क्या किया है, ग्रो किया है। तो मतलब आप देख सकते हो एडॉप्शन रेट काफी फास्ट है इंडिया में। ठीक है, फिर अगर हम सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें जो कि रिकॉर्ड की गई है इन 2020 में, तो यहाँ पर इंडिया में ऐसी जो कंपनीज हैं उनमें से 17% फिनटेक कॉर्पोरेशन जो है वो डिजिटल पेमेंट्स में और लेंडिंग में इन्वॉल्व है डिफरेंटली। और इसके अलावा 14% जो है वो ऑपरेट कर रही है वेल्थ मैनेजमेंट को। वेल्थ मैनेजमेंट मींस ऑल दी इंडिविजुअल हाई वर्थ नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी वेल्थ को मैनेज करने के लिए जो भी फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। ठीक है, सो इससे पता चलता है कि जो इंडिया है, इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट फिनटेक हब है ग्लोबली आफ्टर यूएसए के बाद। इंडिया रैंकिंग करता है ऑफ अडॉप्टिंग दिस फिनटेक टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ज़रूरत भी है बिकॉज इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पे बहुत अवेन्यूज है इन्वेस्टमेंट के, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में अट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, अगर मैं मार्केट ग्रोथ की बात करूं, तो इंडिया के जो फिनटेक मार्केट ग्रोथ है वो ग्रो करी है बहुत रैपिडली, शार्पली ग्रो करी है। 2019 में जो कि यूएस डॉलर 66 बिलियन थी, वो अब जो है वो यूएस डॉलर 2023 में कितनी हो गई है, यूएस डॉलर 133 बिलियन में जो है वो शार्प डिफरेंस देखने को मिला है। और जो ये डिफरेंस है वो ये शो कर रहा है कि बहुत फास्ट एक्सपेंशन हो रही है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज की इंडिया में। ठीक है, अब बात करते हैं डिजिटल रेडीनेस की। मतलब ये तो कंपनीज है या बैंक्स है वो इसको फॉलो कर रहे हैं क्या,
आम जनता भी फॉलो कर रही है टेक्नोलॉजी को, तो बिल्कुल यस। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर बेस है पूरे वर्ल्ड में। यही कारण है कि जो भी आप नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हो, चाहे यूपीआई लेकर आ रहे हो, चाहे डिजिटल बैंकिंग लेकर आ रहे हो, चाहे आप कोई भी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हो, तो उसको हम अडॉप्ट कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज द पीपल आर रेडी टू मतलब एक्सप्लोर द थिंग्स, एंड दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द टेक्नोलॉजी by and this can be proved that India is the second largest user of internet in the world. ठीक है, तो ये है हमारे इंडिया में फिनटेक की पोजीशन। चलिए, अब हमने ये तो पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं कि फिनटेक जो है वो रियल लाइफ में जो बैंक्स है या बिजनेसेस हैं उनको किस तरीके से हेल्प करती है थ्रू वेरियस डिलीवरी चैनल्स। तो सबसे पहला जो डिलीवरी चैनल है वो हमारे पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। अब एआई के बारे में देखिए किसने नहीं सुना होगा, सबने ही इसके बारे में आज के टाइम पे सबने इसके बारे में सुना हुआ है। नाउ व्हाट इज एआई, देखिए नॉर्मली अगर मैं आपको समझाऊं, प्रीवियसली क्या होता है कि आपके पास एक इंडिविजुअल होता है, मे बी ही इज एन एक्सपर्ट इन सम ऑफ द एरिया में, कोई एक्सपर्ट है। ये क्या करते हैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे, या फिर जो भी डेटा इनके पास रिसीव होता है, इस डेटा के बेसिस पे वो क्या करते हैं, ये आपको जो है आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते थे। हम यही करते थे, हम जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनके पास जाकर हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आते थे। अब क्या है, अब इस ये जो ह्यूमन बीइंग है इसको किसने रिप्लेस कर दिया है, एक मशीन ने। ठीक है, ये मशीन है या सॉफ्टवेयर है, इसने इसको रिप्लेस कर दिया है। ये बिल्कुल एक्चुअली में क्या बन गया, सिमुलेशन बन गया ह्यूमन बीइंग का। एआई क्या है, ह्यूमन बीइंग का एकदम सिमुलेशन है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम करता है जो ह्यूमन बीइंग कर रहा था, जिसमें वो कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर और डेटाबेस का इस्तेमाल कर कर क्या करते हैं, जो भी प्रॉब्लम है अपने क्लाइंट को वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आइए देखते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है फिनटेक में इसकी एप्लीकेशन कैसे है। तो सबसे पहले तो ये क्या करती है, कस्टमर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। इंटरनेशनल बिजनेस में जहाँ पे आपके पास डिफरेंट एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, उनकी उनकी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करना, उनकी केवाईसी करना, ठीक है, उनकी क्रेडिट वर्दनेस को चेक करना। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं कस्टमर है आपके ऑन बोर्ड कस्टमर्स, उनकी क्या करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनकी केवाईसी करने में बैंक की हेल्प करते हैं। उसके बाद आती है हमारी कि ये जो है बिजनेस को सोर्सिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। जो एआई है वो एनालाइज करता है कि जो उनके कस्टमर है उनके उनका बिजनेस क्या है, उनका कैश फ्लो कितनी, उनकी कैश फ्लो पोजीशन कैसी चल रही है, कितना वो उनके पास इनफ्लोज है, आउटफ्लोज है, कितना कैश मेंटेन्ड है। इसके अलावा अगर कोई भी वो फाइनेंसिंग देते हैं या कहीं से फंड अरेंज करते हैं तो उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो ये सारे के सारे जो है वर्क जो है एआई करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या बिजनेस। ठीक है, फिर है ट्रेड नेगोशिएशन में सपोर्ट करता है। देखिए, अगर आप कोई भी ट्रेड करना चाहते हो किसी भी कंट्री के साथ, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वहाँ का बैकग्राउंड कैसा है, वहाँ का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये सारे फैक्टर्स जो हैं आपको पता होने चाहिए कि वहाँ की क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो एआई है वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाता है डिफरेंट कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, जिससे कोई भी बिजनेस या गवर्नमेंट एक बेटर डिसीजन ले पाती है रिगार्डिंग द ट्रेड। फिर इसके बाद आता है कि ये जो बेनिफिट देता है वो कस्टमर के रिगार्डिंग देता है। ये कस्टमर की जो नीड है उसे एनालाइज करता है। हाँ, जो कस्टमर्स है वो मार्केट में कुछ ना कुछ उनके प्रेफरेंसेस रहती है और वो किसी ट्रेंड की टूवर्ड्स वो शो करते हैं, ट्रेंड किसी भी ट्रेंड की टूवर्ड्स वो क्या करते हैं, अपना एक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पर जो एआई है वो अपने कस्टमर की जो ट्रांजेक्शन्स है उनको वॉल्यूम को एनालाइज करता है, फॉरेन कस्टमर्स को एनालाइज करता है, या फिर वो पेमेंट फ्रिक्वेंसी को एनालाइज करके ये कैलकुलेट करता है कि व्हाट इज द एग्जैक्टली द नीड ऑफ एन कस्टमर। ठीक है, और उसके बेसिस पे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन देता है, जिससे वो क्या करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज लाते हैं, अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लेकर आते हैं। फिर है हमारा बिजनेस इंटेलिजेंस। जो भी आपका एआई है वो क्या इवैल्यूएट करता है, वो ये इवैल्यूएट करता है कि जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ या उसकी बिजनेस परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, क्या कंपनी जो है उसमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, आर दे आर एबल टू रिटर्न ऑल देयर लोन जो भी उनके ऊपर है, या फिर उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो और फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो कैसा परफॉर्म कर रही है प्रीवियसली। तो ये सारे इन चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं। एक्सपोर्ट्स कितने हैं, रिसीवेबल्स, पेबल्स कितने हैं कंपनी के, तो इन सबको क्या करती है, इनकी एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो तैयार करता है आपका एआई। फिर इसके अलावा एआई जो है आपको क्रेडिट स्कोरिंग प्रोवाइड करता है। मान लीजिए बैंक ने किसी एक कस्टमर को लोन प्रोवाइड करना है, उस लोन को प्रोवाइड करने से पहले बैंक जानना चाहता है कि उस कस्टमर की जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो कैसी है। तो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को जानने के लिए वो अपने इन एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उनकी कस्टमर की डिटेल इन्फॉर्मेशन का जानकारी वो ले पाते हैं कि प्रीवियसली उनके कितने लोन्स हैं, किसी और बैंक से लोन तो नहीं लिया, या फिर उनकी जो उनका पेमेंट का जो पैटर्न है वो कैसा है। तो इससे वो क्या कर सकते हैं, बेटर लैंडिंग डिसीजन ले सकते हैं। लास्ट इज
फ्रॉड डिटेक्शन एंड कंप्लायंस। देखिए जो एआई है वो हेल्प करता है आपको कि आप फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हो कैसे। उसके पास एक्सेस होता है सारी बैंक की इन्फॉर्मेशन का या फिर बिजनेस की इन्फॉर्मेशन का। उस इन्फॉर्मेशन को वो ट्रैक करते हैं, एनालाइज करते हैं, और जो भी उनको स्कैन करने के बाद उनको कुछ डिफरेंस दिखाई देता है, अनयूजुअल दिखाई देता है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो अथॉरिटीज तक देते हैं, एंड दे विल ट्राई टू लॉक दैट ट्रांजेक्शन, या उस ट्रांजेक्शन को ब्लॉक कर दें ताकि कोई भी रिस्क ना हो। वन थिंग। सेकंड क्या है हमारे पास, ये हेल्प करते हैं कंप्लाइंस करने में। देखिए हर बैंक को कुछ जो आरबीआई की कुछ रूल्स या नॉर्म्स होते हैं उनको कंप्लाई करना होता है। मान लीजिए आरबीआई ने बोला है कि मुझे एक स्पेसिफिक एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग रिपोर्ट्स आपको सबमिट करनी है, या आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें सबमिट करनी है, आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये कुछ लीगल कंप्लाइंस है, या स्टैंडर्ड रेशो, आपको कोई सीआरआर कोई एसएलआर कितनी रेशो मेंटेन करनी है। तो ये सारी की सारी जो है आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को फुली कंप्लायंस करना होता है। तो ये टूल्स क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं कि अगर इन केस कोई मिसमैच हो रहा है, कोई रिपोर्ट्स भेजने में डिले हो रहा है, या कोई रेशो जो है आपने वो कम मेंटेन करी है, तो आपको ये अपडेट करता रहता है, ताकि आप जो हो बैंक जो है वो दे आर फॉलोइंग द आरबीआई एंड अदर रेगुलेटरी रूल्स। तो ये भी इसमें भी आपको हेल्प करता है काफ़ी, ठीक है। सो ये है आपका एआई जो कि हेल्प करता है किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को थ्रू टेक्नोलॉजी, ताकि वो अपनी सर्विसेज को बेटर कर पाएँ, और जो एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो उनको फील करवा पाएँ। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द सेकंड टूल, दैट इज अ बिग डेटा और डेटा एनालिटिक्स। नाउ यहाँ पे बिग डेटा का मतलब क्या है? इट इज अ प्रोसेस जहाँ पर जो भी आपके पास डेटा रहता है, चाहे वो स्ट्रक्चर डेटा है, चाहे वो सेमी स्ट्रक्चर डेटा है, या फिर अनस्ट्रक्चर रो डेटा है, यहाँ पे उसे क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, एंड देन उसकी डिटेल में एनालिसिस की जाती है, सो दैट वो जो भी डेटा है वो आपको क्या प्रोवाइड करे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। देखिए जो रॉ डेटा होता है वो किसी तरीके से भी आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करता है। यहाँ पर रो डाटा को कन्वर्ट किया जाता है इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, ताकि आप उससे क्या कर सके, बेटर डिसीजन ले पाए। तो यहाँ पर इस टूल का यही ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोसेस द डाटा सो दैट दे कैन जनरेट अ यूजफुल इंसाइट फॉर मेकिंग अ डिसीजन। ओके, फॉर एग्जांपल जो भी बैंक्स होते हैं वो एनालाइज करते हैं अपने कस्टमर की बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स को, और ट्रांजेक्शन के बाद वो एनालाइज करते हैं कि क्या हम किस तरीके से हम अपनी जो सर्विसेज है उसे हम बेटर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ डेटा एनालिटिक्स। देखिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है, कि जो भी आपका हिस्टोरिकल डेटा है, जो भी पास्ट ट्रेंड हुए हैं, जो भी चीज़ें हो चुकी हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें उनको आपको क्या करना है, उनको सपोर्ट की तरह लेकर आपने क्या करना है, फ्यूचर के लिए डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। ताकि आप जो पुराने डिसीजंस लिए गए थे उनसे क्या इम्पैक्ट हुआ, या फिर प्रीवियसली आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे वर्क कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आर टेकिंग अ डिसीजन इन अ फ्यूचर। उसके अलावा ये हेल्प करता है बिजनेस को टू क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटजीज। हाउ? देखिए अगर कोई भी बिजनेस अपने कस्टमर की डिटेल एनालिसिस करता है, उसकी नीड्स, उसकी प्रेफरेंस, या मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं उनको कॉपी करता है या उनको फॉलो अप करता है, तो उससे क्या मिलता है, उनको उनको ये फाइंड आउट होता है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर क्या चाहते हैं, उनके प्रोडक्ट्स में क्या चेंजेस आने चाहिए। तो आप अपने प्रोडक्ट्स में वही चेंजेस लेकर आते हैं नए प्रोडक्ट्स में, और अपनी स्ट्रैटेजीज को भी क्या करते हैं, बेटर करते हैं। इसके अलावा ये क्या आइडेंटिफाई करता है, देखिए जो भी आप ट्रेड करते हो वो आपको डिफरेंट कंट्रीज में क्या करना होता है, इन्वॉल्व रहना पड़ता है। तो अब डिफरेंट कंट्रीज में क्या होता है, डिफरेंट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर ये टूल्स क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं टू फाइंड आउट कि ऐसी कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे ट्रेड करना इज नॉट गुड फॉर योर परस्पेक्टिव। द रीजन बिंग हो सकता है वहाँ पे जो लीगल रूल्स हो बहुत स्ट्रिंजेंट हो, इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी ना हो, फ्लक्चुएटिंग हो, या फिर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो। तो इससे आपको जो रिस्क होता है उसे यहाँ पे प्रिवेंट किया जाता है, ताकि आप सिर्फ स्टेबल कंट्रीज में ही क्या कर सकें, आप ट्रेड कर सकें और इन्वेस्टमेंट कर सकें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है बिग डेटा की इन फिनटेक। सो देखिए हेल्प करता है कि जितने भी आपके कस्टमर हैं उनकी जो भी नीड्स है, प्रेफरेंस है, उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उनको एनालाइज करें, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको पर्सनलाइज किया जाए और बेटर कस्टमर को टारगेट किया जाए, ठीक है। सेकंड क्या है, पूरी मार्केट, जो जितनी भी आपकी मार्केट है जिसमें सारे कस्टमर आ जाते हैं, नॉट इन सिंगल लाइन के कस्टमर, ऑल द कस्टमर, उनकी कंजम्पशन रेट क्या है, उनका सेविंग रेट क्या है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट रेट क्या है उनका। तो ये सारा कुछ एनालाइज करने के बाद ओवरऑल बिजनेस की स्ट्रैटेजी को फ्रेम करने में और बेटर डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करता है। फिर
ये टूल आपको हेल्प करता है प्रोडिक्शंस करने में। हाउ? आप प्रीवियस डेटा के बेस्ड पे फाउंडेशन रखकर आप अपने करंट फ्यूचर जो ट्रांजैक्शंस होने वाली हैं या कुछ भी आप फ्यूचर में सोचने वाले हो प्रोडक्ट को लेके, उसके रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हो, प्रोडिक्शंस कर सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी आपने अपने कंज्यूमर के मार्केट के बिहेवियर को समझ लिया है। फिर है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ये हेल्प करता है कंपनीज को अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को रिफ्रेम करने में। ओके, हम रिफ्रेम क्यों करते हैं? बिकॉज टाइमली क्या होते रहता है, मार्केट आपकी जो मार्केट है वो डायनेमिक नेचर की है। मार्केट जब डायनेमिक नेचर की होती है तो वहाँ पे चेंजेस आते ही रहते हैं, तो आपको वो चेंजेस को अडॉप्ट करना है, अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजीज जो है वो रिफ्रेम करनी है। फिर आपको क्या हेल्प करता है ये फ्रॉड डिटेक्ट करने में। देखिए, जो भी ट्रांजेक्शन्स को बिग डेटा के थ्रू एनालाइज किया जाता है, वहाँ पे कोई भी अगर ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कि अगेंस्ट जा रही है पैटर्न के, तो वहाँ पे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और प्रिवेंट किया जाता है बाय टेलिंग दी टॉप अथॉरिटीज। ठीक है, so this is our second tool. Now third is RPA, that is robotic process automation. देखिए अब ये क्या है, जो भी बैंक के रेपिटेटिव नेचर के टास्क होते हैं, ठीक है, जहाँ पे रेगुलरली सेम टाइम ऑफ काइंड ऑफ वर्क करना है, या फिर रूल बेस्ड टास्क जहाँ पे रूल मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना है, तो वहां पर जो पहले ह्यूमन बींग काम किया करते थे, अब वहां उसको किसने रिप्लेस कर दिया है, रोबोट्स ने। ठीक है, तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर रोबोट्स को इस्तेमाल करना फॉर रेपिटेटिव रूल बेस्ड टास्क इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इससे क्या होता है, जो भी आपका रूटीन नेचर का काम होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसे आप उसमें आप ऑटोमेशन ले आते हो, जिससे कि वो फास्टर हो जाता है आपका, और वी कैन से एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, नाउ एग्जांपल देखिए, जो बैंक है वो अपने कस्टमर की केवाईसी हो गई, ठीक है, या फिर कस्टमर के डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करनी, अदर देन दैट कोई रिपोर्ट जनरेट करना, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, आरपीए जो है टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए, आरपी फिनटेक में कैसे रोल प्ले करता है, कंपनी के जो भी डेटा होते हैं उनसे इंफॉर्मेशन डिराइव करना, स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करना, डाटा को प्रोसेस करना, उसमें जो है वो आरपीए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे कि मैनुअल टास्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, सेकेंड है रेगुलेटरी कंप्लाइंस। देखिए, जितने भी आपके बैंक्स होते हैं उनके कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है जो उनको पूरी करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आरबीआई के अकॉर्डिंगली उनको कुछ क्वार्टरली बेसिस पे क्या करनी है, अपनी एनपीए रिपोर्ट्स प्रोवाइड करनी है, और वी कैन से कि उनको हाफ ईयरली क्या प्रोवाइड करनी है, अपने सारे डेट इक्विटी का जो भी स्टेटस है वो प्रोवाइड करना है। तो लेट सपोज ये कुछ रूल्स है या फिर वी कैन से कुछ कंप्लायंस है जो फुलफिल करनी है बैंक्स को, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, आरपीआई का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हेल्प करता है बैंक्स को कि वो कंप्लाई कर सकता है आरबीआई के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन विदाउट एनी एरर। ठीक है, तो क्योंकि वो प्रिपेयर रखता है ऑलरेडी ऑल दी जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उनको ऑलरेडी अपडेटेड रखता है। फिर क्या है, कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग। Through emails and chat box, we can see various companies and bank are interacting with their consumers, जहाँ उनको वो अपडेट करते हैं उनके इनके अकाउंट के रिगार्डिंग या फिर वो सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करके रखता है बिटवीन दी कंज्यूमर एंड द बैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंप्रूव करता है कस्टमर सपोर्ट एंड मार्केटिंग को। फिर है ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। जितनी भी आपकी रूटीन नेचर की ट्रांजेक्शन होती है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, उसको ऑटोमेटिक किया जाता है थ्रू दिस ऑटोमेशन सिस्टम, जिससे कि आपकी ट्रांजेक्शन फास्टर हो जाती है, एक्यूरेट एंड एफिशिएंटली हो जाती है। So this is your third tool, that is RPA. Now coming forward to the last part, that is a blockchain management. नाउ व्हाट इज दैट ब्लॉकचेन मैनेजमेंट। देखिए, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर अर्लियर क्या होता है, नॉर्मली वैसे बैंक्स में क्या होता है, लेजर बुक्स मेंटेन की जाती है। ठीक है, लेजर बुक्स मेंटेन की जाती है, और ये बुक्स कौन मेंटेन करते हैं, हमारे ह्यूमंस मैनुअली प्रिपेयर की जाती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या है, इन्हीं बुक्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, डिजिटली। जब यही बुक्स आप डिजिटली प्रिपेयर करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन। ठीक है, तो ब्लॉकचेन क्या है, एक सिक्योर डिजिटल रिकॉर्ड बुक है जहां सारी ट्रांजैक्शन को परमानेंटली रिकॉर्ड किया जाता है। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में कुछ टर्म्स है, ध्यान से देखिए। पहले क्या लिखा है, सिक्योर। यहाँ पे जो डेटा है वो सिक्योर रहता है, वंस यहाँ पे वो एंटर हो गया उसे कोई भी क्या नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता या चेंज नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट कॉल्ड टेम्पर प्रूफ। यहाँ पे वंस रिकॉर्डेड इट इज डिफिकल्ट टू चेंज और डिलीट। इसके अलावा ये ट्रांसपेरेंट है। एक बार आपने ट्रांजेक्शन को ब्लॉकचेन पे डाल दिया, ठीक है, एक बार आपने कोई ट्रांजेक्शन को ब्लॉकचेन में डाल दिया, तो जितनी भी अथॉरिटीज है जो भी लिंक कर सकती है वो इसे एक्सेस कर सकती है। मान लीजिए आपने अपने बैंक में ब्लॉकचेन मैनेजमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आपने वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दी तो उसको सारे जो भी उसके जो से यूज कर सकते हैं अथॉरिटीज, वो इसको क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे जो ब्लॉकचेन है वो एक डिजिटल लेजर की तरह काम करता है, जिसको हम रिकॉर्ड बुक कहते हैं। और यहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शन कहाँ स्टोर की जाती है, ब्लॉक्स में, और ये ब्लॉक्स को आपस में चेन के साथ जोड़ा जाता है।
दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्लॉकचेन। अब चेन के साथ जोड़ने का बेनिफिट क्या होता है? देखिए, एक ट्रांजेक्शन अगर दूसरी ट्रांजेक्शन के साथ लिंक होगी तो उनके बीच में भी एक लिंक क्रिएट होगा। वो क्या कर पाएगी, एक एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएंगी आपको कि आप जो भी पूरा कंटेंट है वो आपका लिंक हो जाएगा, ताकि अगर कभी भी किसी एक चेन में कोई डिफरेंस दिखाई दे तो वो आप आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है, तो लेजर जो है वो इसके अलावा जो आप लेजर्स हैं उनको आप क्या कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो किसी और कंप्यूटर में, या फिर उसको शेयर भी कर सकते हो किसी और कंप्यूटर में। और उस कंप्यूटर को क्या नाम दिया जाता है? नोड्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो हम डिफरेंट नोड्स में क्या कर सकते हैं, इनको रिकॉर्ड करके मेंटेन करके रख सकते हैं। अगर किसी एक नोड में प्रॉब्लम आ जाए तो आपको दूसरे नोड से जो डेटा है वो रिकवर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब देखिए फाइनेंशियल इंडस्ट्री में इसकी अडॉप्शन कैसी हुई है। जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अब वो इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं एज कम्पेयर टू रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इंडिविजुअली। वो ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि फ्रॉड एंड मैन्युपुलेशन के चांसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, एज आई टोल्ड यू अभी। ठीक है, इसके बाद इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग अ सेपरेट बुक, ऑल बैंक मेंटेन अ ट्रांजैक्शन इन थ्रू अ सेम सिक्योर ब्लॉकचेन रिकॉर्ड। ठीक है, नाउ सिक्योरिटी फीचर्स देखिए इसके क्या है कि एज आई टोल्ड यू कि इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो कोडेड फॉर्म में होती है, बहुत ही सिक्योर होती है, बिकॉज डाटा जो है इनक्रिप्टेड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द हैकर्स, क्योंकि वो सिक्योर्ड है कि उसको चेंज या स्टील कर पाए। और इसे क्या इंश्योर होता है, इसे इंश्योर होता है डाटा की सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो वी कैन से कि अगर कोई भी ट्राई करता है कि आपके इसको चेंज करने के लिए, मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन आपके 10,000 की है और कोई ट्रांजेक्शन को चेंज करने की कोशिश कर रहा है दूसरे ब्लॉक से, तो 1 लाख की करने की कोशिश कर रहा है, तो क्योंकि ये ब्लॉक आपस में इंटरकनेक्टेड है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे इसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है, इट इज इजिली डिटेक्टेबल। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं इसका इंटरनेशनल ट्रेड में इसका क्या रोल है। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड को फास्टर, कन्वीनियंट, एक्यूरेट एंड एफिशिएंट बनाने के लिए यहाँ पे ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाता है। वी कैन सी हमारे इंटरनेशनल बैंकिंग में या फिर सॉरी इंटरनेशनल ट्रेड में हमारे पास कौन कौन इन्वॉल्व होता है? वी हैव अ इंपोर्टर, ओके, देन वी हैव एक्सपोर्टर। ठीक है, देन हमारे पास इंपोर्टर की कंट्री में इशूइंग बैंक होता है, फिर एक्सपोर्टरिंग कंट्री में एडवाइजिंग बैंक होता है, या कंफर्मिंग बैंक होता है, या नेगोशिएटिंग बैंक होता है। ये डिफरेंट बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा इन दोनों के बीच में शिपिंग कंपनी इन्वॉल्व होती है। तो काफी पार्टीज इन्वॉल्व है यहाँ पे, इतनी सारी पार्टीज इन्वॉल्व है, इतना सारा पेपर वर्क होता है, ट्रांजेक्शन में डिले हो सकता है। पर यहाँ पे अगर आप ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करते हो, जहाँ पर आप सारी ट्रांजेक्शन एक ब्लॉक में डालकर कन्वीनियंटली क्या कर सकते हो, ट्रांजेक्शन को लेस पेपर वर्क के थ्रू मोर क्विकली क्या कर सकते हो, सेटल कर सकते हो। कैसे? आइए देखते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल एक इंपोर्टर है, उसने क्या किया, एक इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग अपने इशूइंग बैंक को बोला कि मुझे एलसी जो है वो इशू कर दो। ठीक है, डिजिटली। फिर क्या हुआ, इशूइंग बैंक ने क्या किया, अपने जो भी इंपोर्टर थे उसको उसकी उसकी बैंक वेरिफिकेशन करी, केवाईसी करी, उसके क्रेडिट लिमिट्स को चेक किया, और सारी डिटेल्स को सेटिस्फाइड होने के बाद उन्होंने क्या किया, उनको एल लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दिया ऑन ब्लॉकचेन। ठीक है, ब्लॉकचेन पे उसे इशू कर दिया। अब ये देखिए, लेटर ऑफ क्रेडिट यहाँ ब्लॉकचेन पे इशू हो गया। अब इसे एक्सेस कौन कौन कर सकता है? इसे इंपोर्टर भी कर सकता है एक्सेस, इसे एक्सपोर्टर भी कर सकता है, इसको इनके बैंक्स भी कर सकते हैं, मान लीजिए एडवाइजिंग बैंक और इशूइंग बैंक। तो सारे इसे एक टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। अब ये जो एडवाइजिंग बैंक, ये एलसीए जो एडवाइजिंग बैंक क्या करेगा, इस ब्लॉकचेन पे व्यू करेगा। इसी ब्लॉकचेन पे उसको व्यू करने के बाद वो फाइनली अपना एडवाइस देगा एक्सपोर्टर को, दैट इट इज क्वालिफाइड, आप स्टार्टिंग कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग को। यहाँ पे एक्सपोर्टर भी क्या करेगा, एलसी के रिगार्डिंग सारी जो भी डिटेल्स होंगी वो ब्लॉकचेन पे देखने के बाद, अपनी कंफर्मेशन एक्सेप्ट करने के बाद, वो अपनी जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है वो गुड्स को शिप कर देगा, अपलोड कर देगा शिपिंग बिल अगेन ऑन दी ब्लॉकचेन। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे वो, अब उन्होंने जो शिपिंग बिल है, ठीक है, आप वो भी ब्लॉकचेन पे क्या कर दिए, अपलोड कर दिए। इसके अलावा और भी जो बिल्स होते हैं, पैकिंग, इंश्योरेंस, सारे सर्टिफिकेट्स उसने उस पर इशू कर दिए। ठीक है, अब इशूइंग बैंक क्या करेगा, इनको वेरीफाई करेगा अगेन सारे डॉक्यूमेंट्स को ब्लॉकचेन पे, और अगर वो सेटिस्फाइड होता है तो वो पेमेंट को रिलीज कर देगा। तो वी कैन से कि यहाँ पे एक ही जो ट्रांजैक्शन है उसको एक ही पॉइंट पे सब रिकॉर्ड करने की वजह से बेनिफिट क्या हुआ कि सब एक टाइम पे उसको विजिबल कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो उसको रूट में ही क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं रास्ते में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्लॉकचेन मैनेजमेंट। नाउ अब हमने ये तो पढ़ लिया कि एआई के सॉरी फिनटेक के बहुत सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू हम अप्लाई कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को इन बैंकिंग इंडस्ट्री, बट उसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है? वी ऑल नो दैट कि कोई भी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपकी कंट्री में वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। सेकंड, आपके पास यहाँ पे जो है आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए। और थर्ड, लोगों की एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। तो एक्सेप्टेंस तो हमने देखा है कि इंडिया में इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट है इंटरनेट यूज़र में, तो एक्सेप्टेंस तो है,
ठीक है, जहाँ और वी कैन सी कि फिनटेक कंपनीज बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। बट इसके अलावा और क्या चैलेंजेस है? नंबर वन इज रेगुलेटरी डाउट। जो भी हमारी रेगुलेटरी बॉडीज है उनको अभी भी डाउट है टेक्नोलॉजी के ऊपर कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आई और डेटा जो है वो आपका लीक हो गया तो उससे बहुत सारे कंसर्न इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। डाटा सिक्योरिटी का कंसर्न है, रेगुलेटर हमेशा वरिड रहते हैं कि हैकिंग या साइबर अटैकिंग हो सकती है। और अगर ये सेंसिटिव डाटा आपका प्रोटेक्ट ना रहा तो इससे क्या होगा? जो भी आपकी कस्टमर्स हैं, जो भी आप पे बिलीव करते हैं आपके स्टेक होल्डर्स, उनका जो ट्रस्ट है वो आप पे टूट जाएगा एंड इट विल लीड टू अ रेपुटेशनल रिस्क, क्योंकि आपका बहुत सारा डेटा जो है वो अगर पब्लिकली चला गया तो सारी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो रिलीज हो जाएगी, जिससे कि उनकी रेपुटेशन स्टेक पे आ जाएगी। फर्दर इसकी स्टार्टअप कॉस्ट बहुत हाई होती है, जहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, वी कैन नॉट से कि अगर टेक्नोलॉजी आ गई है तो ह्यूमन का कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो हो गया है। नो, वाई? बिकॉज टेक्नोलॉजी को बनाने वाला भी ह्यूमन है एंड एनी हाउ ऑपरेट करने वाला भी ह्यूमन बींग है। तो ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस है या एग्जिस्टेंस तो रहेगी रहेगी। वी कैन नॉट कम्प्लीटली एलिमिनेट ह्यूमन बींग्स फ्रॉम हेयर। सो दिस इज अ चैलेंजेस दैट इज फिनटेक इज फेसिंग। अगर आप बोलें कि टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे ह्यूमन की रिक्वायरमेंट भी है। ठीक है, तो चलिए ये आपका टॉपिक है फिनटेक। दिस इज अ इन्फोग्राफिक, आप इसके थ्रू समझ सकते हैं कि आज हमने क्या कवर किया है। स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ फिनटेक, उसका स्कोप हमने किया, फिर हमने पढ़ा कि उसका इम्पैक्ट क्या है बैंकिंग के ऊपर, एंड लास्ट हमने टूल्स पढ़े जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इन फिनटेक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री में। एंड दिस इज हाउ द फिनटेक इज ट्रांसफॉर्मिंग द बैंकिंग इंडस्ट्री। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अब बैंक जो है वो यूज करता है मशीन लर्निंग। ठीक है, क्या क्यों यूज करता है वो मशीन लर्निंग? ताकि वो अपने जो कस्टमर है उनके ट्रांजैक्शन पैटर्न को समझ पाए। और अगर कोई ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंटली डेविएट करती है, आपकी ट्रांजैक्शन जो डेविएट करती है, तो उससे कस्टमर जो है उसका नॉर्मल बिहेवियर से, तो सिस्टम जो क्या करता है उसे इमीडिएटली क्या करता है, जो इशू कंसर्न जो है वो राइज करता है, अलर्ट इशू करता है और ब्लॉक करता है ट्रांजैक्शन को। तो बताइए फिनटेक यहाँ पे कौन सा जो अपना रोल है वो प्ले कर रहा है? यहाँ पे वेल्थ मैनेजमेंट कर रहा है, फ्रॉड डिटेक्शन कर रहा है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, या फिर ट्रेड नेगोशिएशन? तो आंसर इज बी। ओके, तो यहाँ पे फ्रॉड डिटेक्शन हो रही है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द इवोल्यूशन ऑफ अ फिनटेक? देखिए फिनटेक का इवोल्यूशन किस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसलेक्टिक जो है आपकी केबल वायर जो है उन्हें इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, लंदन से न्यूयॉर्क के बीच में, ताकि आप जो है वो अपना जो फाइनेंशियल मैसेज है उसे ट्रांसमिट कर पाएँ। उसके बाद हमने फेडवायर को देखा, जहाँ पे फंड ट्रांसफर के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। फिर हमने देखा यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट कार्ड जो है, प्लास्टिक मनी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। एंड देन वी हैव एटीएम्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए बार्कले ने फर्स्ट टाइम। और आफ्टर देन दैट वी कैन सी दैट फिनटेक जो है वो 3.0 जो है वो एग्जिस्ट करने लगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका ऑप्शन नंबर बी जो सूट करता है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट थिंग लाइक एटीएम, क्रेडिट कार्ड एंड फिट वायर, तो ट्रांसलेक्टिक केबल वायर सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अगर आपको ये नॉलेज है इसकी, तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन को। ऑप्शन बी। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, अ बैंक वांट टू ऑटोमेट रेपिटेटिव रूल बेस्ड एक्टिविटी। जो भी बैंक की रेपिटेटिव टास्क है या रूल बेस्ड एक्टिविटी है, बैंक उसको क्या करना चाहता है? ऑटोमेटिकली चाहता है कि वो परफॉर्म हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, उसमें वो मतलब कौन सा जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो बैंक है वो अपनी केवाईसी की प्रोसेसिंग करवा पाए, रिकॉर्ड्स मेंटेन करवा पाए, अपडेट करवा पाए, या रिपोर्ट जनरेट करवा पाए, ताकि विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। तो इसको हम बोलते हैं, जहाँ पे ह्यूमन की जगह कोई रोबोट काम करता है तो उसको बोलते हैं रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। नॉट अ ब्लॉकचेन, नॉट अ बिग डाटा, नॉट अ क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर आप इसी तरीके से अपने कैब की एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप जो है वो हमारे मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हमारे मास्टर कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आप हमारी वेबसाइट को विजिट करिए, दैट इज edutap.co.in। वहाँ कोर्सेज सेक्शन के अंदर अगर आप कैब कोर्स में आएंगे तो यू विल फाइंड दैट मास्टर कोर्स आपके सामने। ठीक है, अब इस मास्टर कोर्स में आपको क्या मिलेगा? आपके चारों कंपोनेंट्स जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे मिलेंगी कॉन्सेप्ट क्लासेस। देखिए जो ये क्लासेस हैं ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में रिकॉर्ड की गई हैं, ताकि आप अपनी जॉब के साथ साथ इसे जो है कवर कर पाएँ। ठीक है, फुल लेंथ के चैप्टर्स को कवर नहीं किया
एक बारी में शॉर्ट शॉर्ट पीपीटीज के थ्रू कवर किया है। फिर आपको यहाँ पे मिलेंगे कॉन्सेप्ट नोट्स। जो ये नोट्स है ये मैकमिलन की बुक को रेफर करके बनाए गए हैं ताकि आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए। देन आपको यहाँ पे मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्व्ड आंसर्स। तो आपको यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर में पेपर है उनके पैटर्न को समझने का मौका मिलेगा ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कर पाएं। फिर जितने भी चैप्टर्स आपके बुक में हैं उनके उसके लिए आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, और इसके अलावा आपको मिलेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा जहाँ पे आप एग्जाम की पे एक्चुअली जाने से पहले आप प्रिपरेशन कर पाएंगे थ्रू वेरियस मॉक टेस्ट, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाउ टू मैनेज अ टाइम, हाउ टू वर्क इन अ स्ट्रेस पोजीशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको ये पता चलेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, स्ट्रांग है, तो ये सब आपको यहाँ से पता चलेगा। तो आप हमारे इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। हमारे इस कोर्स को बाय करने के लिए हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए। इस कोर्स की वैलिडिटी 8 मंथ और 12 मंथ है। वाइल परचेजिंग दिस कोर्स आप कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज वन टाइम 81, जिसके थ्रू आपको ये कोर्स अफोर्डेबल रेट पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको ये सारे कंपोनेंट्स एक साथ नहीं परचेज करने हैं मास्टर कोर्स में, तो आपके पास इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी हैं फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ओके, सो यू कैन ऑल्सो परचेज दैट अगर आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे आपके लिए एक और चीज़ है, दैट इज अ कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जहाँ पे आपको मिलेंगे PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, और आपको मिलेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो अगर आप वैसे मास्टर कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो आपको ये टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन है, सिर्फ आप खुद को टेस्ट करना चाहते हो, इवैल्यूएट करना चाहते हो, तो आप इन टेस्ट को भी परचेज कर सकते हो। सो जल्दी से जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करिए बाय परचेजिंग दिस कोर्सेज। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और हमारी जो वेबसाइट है उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। एंड जो भी कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे अवेलेबल है और हमारी ईमेल आईडी, उस पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।